ओके, तो देखो हम कर रहे थे कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड कर रहे थे ना। यस मैम। हम करके प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी हमने काफी हद तक इसकी कंप्लीट कर ली थी। लास्ट डायग्राम पे हम पहुंच गए थे इसके, ठीक है। उसके बाद अब देखते हैं इसके अंदर डायग्राम में बस एक छोटी सी बात और बतानी है मुझे, फिर आपका कंप्लीट है डायग्राम। अच्छा, आप लोगों ने बना के देखे ऑफर कर्व्स? मैंने आप लोगों को बोला था आप ऑफर कर्व्स बना के देखोगे, इंडिया का भी नेपाल का भी। ये जो इंडिया और नेपाल का मैम, इसमें डाउट्स हैं मैम। कब बोला था क्या कर रहे हो मैम? उस दिन बारिश आ रही थी। समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलो। मैम उस दिन आपके क्लास में थी, बारिश आ रही थी। मुझे क्लियर आवाज नहीं आई नहीं आपकी। मैम नेटवर्क इशू है शायद। नेटवर्क इशू मेरी साइड से वाईफाई फुल है। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? यस मैम। बाकी को तो है क्लियर मानदा। आपकी तो आ रही है, मेरी नहीं जा रही आपके पास। आज समझ में नहीं आ रही, थोड़ी सी उसमें वैसे डिस्टर्बेंस आवाज तो आ रही है, बट समझ में थोड़ी कम आ रही है। तो एक काम करो, जो भी आपकी क्वेरी है ना, आप एक मेरे को ग्रुप में लिख के बता दो क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो अभी ये समझो कि देखो ऑफर का जब भी आप बनाओगे ना किसी एक कंट्री का एक बार में, तो उसमें क्या है कि आपको एक एक्सिस पे आपके एक्सपोर्ट आएंगे और एक पे इंपोर्ट आएंगे। अब ध्यान ये रखना कि जिस एक्सिस पे आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिखा रहे हो ना, उसको चेंज नहीं करना है। अब जैसे कि हमने ये OX कर्व है, और जब हम इंडिया का अपना बना रहे थे, इंडिया का ऑफर कर्व बना रहे थे, तो हमने यहाँ पे अपने इंपोर्ट रखे हैं। इंपोर्ट यानी कि हमने वीट रखा था, है ना, और यहाँ पे हमने अपने एक्सपोर्ट रखे हैं यानी कि राइस रखा था। अब जो हमारे लिए इंपोर्ट है वो किसी कंट्री के एक्सपोर्ट को है, यानी कि ये वाली जो लाइन जो हमारी इंपोर्ट की लाइन है वो क्या है, वो नेपाल की एक्सपोर्ट लाइन है, ठीक है। और जो ये हमारी जो एक्सपोर्ट की लाइन है वो नेपाल के लिए कैसी है, आपकी इंपोर्ट की लाइन है। इसीलिए अगर हमारा इंडिया का ऑफर कर्व अगर एक्स है उसकी तरफ झुका हुआ है, इसीलिए नेपाल का जो इंपोर्ट वाली एक्सिस कौन सी हो जाएगी, राइस हो जाएगी। तो नेपाल का ऑफर कर्व राइस की तरफ झुका हुआ हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है ना? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। उसके बाद देखो क्या है कि जो आपके ऑफर कर्व्स है ना, आपके ऑफर कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट किए, हमने ये कहा कि आपके ऑफर कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ये है आपका इंडिया का ऑफर कर्व, ये है नेपाल का ऑफर कर्व, और जो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है तो वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि ई। अब जस्ट इमेजिन करो, अगर आप क्या है कि अगर इस ई पॉइंट की बजाय, यानी कि इस जब आपके ई पॉइंट पे है तो उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं, OA है, और हमारे इंपोर्ट कितने हैं, OB है। ठीक है, इसका यही मतलब है ना। ठीक है, जब हम हमारी ई पॉइंट इक्विलिब्रियम पे है तो उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट कितने हैं, एक्सपोर्ट हमारे कितने हैं, OA है, और इंपोर्ट हमारे OB है। ठीक है, अब अगर जस्ट इमेजिन अगर आपके एक्सपोर्ट A1 है, हम ये मान के चलें कि आपके एक्सपोर्ट कितने हैं, OA1। ठीक है, अब जब आपके एक्सपोर्ट OA1 है उस टाइम पे हमें ये हमारा इंडिया का क्या है, ऑफर कर रहा है, यानी कि हम A1M, ये जो A1M है, इतने क्वांटिटी का अपना जो राइस है, ठीक है, नेपाल को दे रहे हैं। कितने के बदले? इतना। नेपाल के ये A1 से लेकर इस N पॉइंट तक के उनके बीच के बदले में। ठीक है, क्योंकि ये ऑफर कर्व, ये वाला जो ऑफर कर्व है
ON वाला, वो ऑफर कर किसका है? नेपाल का है, और हमारा ऑफर कर नहीं है। यानी कि जब हम A1M अपनी क्वांटिटी राइस की दे रहे हैं, ठीक है, जब हमने मान लो हमने ये OA1 जब हमारे टोटल एक्सपोर्ट हैं उस टाइम पे हम कितना ऑफर कर रहे हैं नेपाल को? हम ऑफर कर रहे हैं कि हम A1 क्वांटिटी के हम राइस लेना चाहेंगे, है ना? सॉरी एक थोड़ी मिस्टेक हो गई, एक प्रॉब्लम आई, सॉरी। जब हमारे एक्सपोर्ट इतने हैं, जब हमारे एक्सपोर्ट OA1 है ना, उस टाइम पे हम चाह रहे हैं कि हमें A1M क्वांटिटी के इंपोर्ट वीट के मिले, ठीक है? ये चीज है, तो पहले से दिमाग से निकाल दो। ये चीज ध्यान में रखो कि जब हम OA1 एक्सपोर्ट कर रहे हैं राइस का, तो उस टाइम पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें A1M क्वांटिटी ऑफ वीट कौन देगा? नेपाल देगा, ठीक है? लेकिन क्या सीन है इस टाइम पे जब हमारी एक्सपोर्ट OA1 है, उस टाइम पे नेपाल हमें रेडी है देने के लिए कितना? A1N, ये यहाँ तक इतना हमें नेपाल देने के लिए रेडी है। हमें चाहिए कितना? A1M चाहिए, लेकिन नेपाल हमें देने के लिए रेडी कितना है? A1N तक हमें नेपाल देने के लिए रेडी है। यानी कि जो ये MN है, ये हमारी क्या है? ये इतना एक्सेस हमें नेपाल ऑफर करने के लिए रेडी है वीट का, ठीक है? कितना नेपाल रेडी है इस M1 पे? MN है ना, जो इतने अमाउंट ऑफ वीट हमें नेपाल देने के लिए रेडी है। उसी टाइम पे जब हमारे इंपोर्ट OB1 है, ठीक है, यानी कि नेपाल के लिए क्या हो जाएगा? ये नेपाल के लिए उसके एक्सपोर्ट हो जाएंगे। जब नेपाल के लिए एक्सपोर्ट OB1 है, तो उस टाइम पे वो चाहता है कि इंडिया उसे ये QB1 इतनी क्वांटिटी ऑफ राइस को दे। लेकिन क्या हो रहा है? लेकिन हम कितना देने के लिए राजी हैं? हम देने के लिए राजी हैं उसको RB1 क्वांटिटी हम उसको देने के लिए राजी हैं। यानी कि अब यहाँ पे हम कितना उनको एक्सेस ऑफर कर रहे हैं? RQ क्वांटिटी हम उनको एक्सेस देने के लिए राजी हैं, ठीक है? इसीलिए इसने बोला यहाँ पे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे बात कही कि M1 जो है इतना हम एक्स्ट्रा उनको देने के लिए राजी हैं, वो हम नेपाल इंडिया को देने के लिए राजी है, और RQ है ना, ये हम यानी कि इंडिया नेपाल को देने के लिए राजी, ठीक है? तो यानी कि इस केस में क्या है? यहाँ पे क्या है कि आपको दोनों ही कंट्री क्या है कि आप एक दूसरे को एक्सेस ऑफर देने के लिए राजी हैं, यानी कि एक्स्ट्रा देने के लिए राजी हैं। एक्स्ट्रा देने के लिए राजी है, इसीलिए आपका जो ट्रेड वॉल्यूम है, यानी कि आपका जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ के कौन से लेवल पे आ जाएगा? अल्टीमेटली ट्रेड बढ़ के फिर उसके बाद वो E पॉइंट पे आ जाएगा। यानी कि अभी वो E1 पे थे, अब वो क्या हो जाएंगे? अपने E पॉइंट पे आ जाएंगे। और E पॉइंट पे आपको पता है कि आपकी कंट्री क्या है? इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके 1:1 रेशियो में है, ठीक है? और इस E पॉइंट के फर्दर आप नहीं जाओगे, क्यों? वहां पे आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएंगे? वो डिटोरेट हो जाएंगे, ठीक है? इतनी बात आई समझ में? मैम एक बार नेपाल वाला दोबारा बता दो मैम। क्या चीज? नेपाल वाला तो दोबारा बता दो मैम। ON, अच्छा ठीक है, दोबारा बता देते, दोबारा सुनो। मैं ये बोल रही हूँ कि ये चीज देखो क्या है कि स्टार्टिंग में आप अपना इंडिया को लेके चलो, ठीक है? जब इंडिया के आपके एक्सपोर्ट मान लो OA1 थे, ठीक है? OA1 जब आप इंडिया के एक्सपोर्ट थे, उस टाइम पे इंडिया एक्सपेक्ट, अब देखो इंडिया का ऑफर कर ये वाला है, ठीक है? ये वाला ऑफर कर रहा है, यानी कि इस M पॉइंट तक। तो इंडिया से कितना चाह रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट के बदले में हमें A1M पॉइंट तक हमें क्या है? वीट मिल जाए। लेकिन उस टाइम पे नेपाल हमें देने के लिए कितना राजी है? यहाँ A1N पॉइंट तक देने के लिए रेडी, ठीक है? अब ठीक है, तो इसीलिए जो ये MN है, ये क्या है? ये आपकी एक्सेस ऑफर है। एक्सेस ऑफर यानी कि जो आपको OA1 राइस क्वांटिटी के बदले में जो एक्स्ट्रा आपको नेपाल दे रहा है, ठीक है? दूसरी चीज, अगर आपके अब नेपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो अगर नेपाल के जब एक्सपोर्ट OB1 थे, ठीक है, उस टाइम पे उसको चाहिए कितने थे राइस? कितना चाहिए था उसको? B1 क्वांटिटी तक उसको राइस चाहिए था, लेकिन इंडिया देने के लिए कितना राजी था? RQ तक उसको देने के लिए, मतलब यहाँ से R से लेकर B1 देने के लिए राजी था।
तो ये जो RQ है ना, ये क्या आएगा आपका, ये एक्सेस ऑफर हो जाएगा जो इंडिया नेपाल को क्या करेगी, कैसे एक्सेस ऑफर है जो ज्यादा ऑफर कर रही है इंडिया नेपाल, ठीक है। अब क्या सीन है कि दोनों, ये जो एक्सेस है ना, ये एक्सेस बेसिकली क्या चीज शो करते हैं, ये शो कर रहे हैं कि जब आप दोनों कंट्री एक्सेस देने के लिए राजी हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपकी जो ट्रेड है वो बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ने के कारण आप अल्टीमेटली इस ई पॉइंट पे आ जाओगे, इस E1 से इस ई पॉइंट पे आओगे, क्योंकि आपका ट्रेड बढ़ेगा। ट्रेड बढ़ेगा तो आपका ऑब्वियसली बात है, जो क्वांटिटी आप एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आप पहले जो कम कर रहे थे तो ज्यादा करोगे, और इस ई पॉइंट पे आपके ट्रेड, आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड इक्वल हो जाएंगे, और आपकी इस पॉइंट के ऊपर आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके 1:1 में आ जाएगा, ठीक है। और इस ई पॉइंट से फर्दर ये अपना मतलब इस ई पॉइंट से फर्दर आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ई से आगे जाने के बाद आपके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डाउनवर्ड जाने शुरू हो रही है, यानी कि आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल होने शुरू हो जाएंगे। इस ई पॉइंट के बाद इंडिया का टर्म ऑफ ट्रेड भी देखा जाए तो क्या है, नीचे घटना शुरू हो रहा है, और आपके जो नेपाल है उसका भी घटना शुरू हो रहा है, जब अगर ये वाली एक्सिस, वो वाली एक्सिस जब उसकी इम्पोर्ट की है, ठीक है। तो इसीलिए टर्म्स ऑफ ट्रेड यहाँ पे अनफेवरेबल होने शुरू हो जाएंगे, इसीलिए इस ई पॉइंट पे, कैपिटल ई पॉइंट से फर्दर आगे वो नहीं जाएंगे। आएगा समझ में? यस मैम। ये है प्रिंसिपल ऑफ दिया था एडवर्ड और मार्शल ने, है ना। उसके बाद कुछ क्या हो गया, कुछ फैक्टर्स हैं जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड को बेसिकली इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है रेसिप्रोकल डिमांड। ये मैंने अभी आपने इसको पूरी उसमें थ्योरी में आपने देखा ही है, हमने बात कर ही थी। टर्म्स ऑफ, देखो क्या होता है कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है ना वो रेसिप्रोकल डिमांड पे डिपेंड करते हैं, और रेसिप्रोकल डिमांड डिपेंड करता है कि आपकी डिमांड और सप्लाई की इलास्टिसिटीज क्या है, ठीक है। आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की आपकी इलास्टिसिटीज क्या है वो उस पर डिपेंड करती है। तो अगर सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें, तो अगर मैं कहूँ कि जो आपके एक्सपोर्ट के जो गुड्स हैं, यानी कि हम जो गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी डिमांड इलास्टिसिटी कैसी होगी, अगर मैं कहूँ वो ज्यादा इलास्टिक है तो वो चीज हमारे लिए क्या होगी, अनफेवर में होगी। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात, अगर हम अपने प्राइसेस को चेंज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो दूसरी कंट्री अगर उनकी डिमांड इलास्टिक है दैट मीन्स वो अपने डिमांड को चेंज कर सकती है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, अनफेवर में हो जाएगी। वहीं पे अगर उनकी डिमांड लेस इलास्टिक हो गई तो वो चीज हमारी कंट्री के लिए फेवर में हो जाएगी। वैसे ही अगर आपके जो इम्पोर्टेड गुड्स हैं, ठीक है, इम्पोर्टेड गुड्स की इलास्टिसिटी जितने ज्यादा इलास्टिक उतना ज्यादा हमारी कंट्री के फेवर में होगा, और जितना ज्यादा कम इलास्टिक होगा उतना ही वो हमारी कंट्री के लिए अनफेवर होगा। ऐसे ही आप इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता सकते हो। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में भी क्या है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट की सप्लाई की इलास्टिक वो कम इलास्टिक है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके अनफेवर में हो जाएंगे, और अगर मोर इलास्टिक है तो फेवर में हो जाएंगे। ये बात मैंने पहले बता चुकी हूँ, दोबारा से बस रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो इंपोर्ट्स की सप्लाई अगर लेस इलास्टिक है तो आपकी कंट्री के लिए वो फेवर में होंगे, और अगर ज्यादा इलास्टिक है तो वो क्या होगा, अनफेवर में हो जाएगा। इन चारों को मिला के, इन चार टाइप की इलास्टिसिटीज को मिला के हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, जिसका टर्म्स ऑफ ट्रेड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। कैसे पड़ता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद है साइज ऑफ डिमांड। देखो जितनी ज्यादा साइज होगी, डिमांड की जितनी ज्यादा साइज होगी, जितना ज्यादा बड़ी आपकी डिमांड होगी, उतना ज्यादा आपके फैक्टर्स, उतने ज्यादा आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड पे इफेक्ट करेगा। अगर देखो बाकी सारी चीजों को हम सेम रख देते हैं, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं लेके आते हैं, तो अगर आपकी डिमांड बढ़ती है एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, अगर आपकी डिमांड बढ़ती है एक्सपोर्ट, जो अगर इंडिया के एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ती है तो एक बात हो, इंडिया के एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो एक बात बताओ कैसा फेवर में जाएगी ना वो चीज, जाएगी या नहीं जाएगी? मैं कह रही हूँ आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कुछ चीज आपके फेवर में ही तो होगी ना।
ठीक है। वहीं पे अगर आपके इंपोर्ट्स के प्राइसेस कम हो जाते हैं तो वो चीज आपके फेवर में हो जाएगी। समझ रहे हो ना बच्चे इसको? उसके बाद है इन्होंने बोला अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कहता है जो चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो उसके अगर सब्स्टिट्यूट अगर आपकी कंट्री में अवेलेबल है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में होंगे। अगर आपके जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो जिस चीजों का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके सब्स्टिट्यूट दूसरी कंट्री में अवेलेबल है तो हमारी कंट्री के लिए वो चीज अनफेवर में हो जाएगी, यानी कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवर में हो जाएगी। अगला है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर लोगों की देखो जो सामान हम क्या कर रहे हैं इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस सामान को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अगर लोगों को ज्यादा उसका मतलब हैबिट है, ठीक है, ज्यादा लोगों को जो चीज आपको पसंद है तो एक बात तो हमारी कंट्री के लोग ज्यादा उसकी डिमांड करेंगे ना। अगर डिमांड करेंगे तो यानी कि हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ेंगे तो टर्म्स ऑफ ट्रेड के लिए क्या हो जाएगी, वो चीज अनफेवर में जाएगी। वहीं पे अगर लोग जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादा लोगों को प्रेफरेंस नहीं है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारी कंट्री के लिए फेवर में हो जाएंगे। अगला है साइज ऑफ पॉपुलेशन। ज्यादा अगर आपकी पॉपुलेशन मतलब ज्यादा है, लार्ज आपकी पॉपुलेशन है तो ऐसे केस में क्या होगा, क्योंकि देखो ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो जो डिमांड होगी इंपोर्टेड फूड के लिए वो बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इसके कारण क्या होगा, आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए अगेंस्ट में हो जाएगा, अनफेवर में हो जाएगा। वहीं पे अगर इंपोर्टेड गुड्स के लिए डिमांड कम है यानी कि पॉपुलेशन अगर कम है तो उस केस में क्या होगा, आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके फेवर में हो जाएगा। उसके बाद है चेंज इन फैक्टर एंडोमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। अगर बेटर टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो और फैक्टर्स आपके ज्यादा हैं, ठीक है, तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट से बढ़ेंगे ना, क्योंकि अगर जो आपके फैक्टर्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जिस गुड का, अगर उसके लिए टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है उस गुड के लिए तो उसकी एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे इंपोर्ट से, और अल्टीमेटली जब अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है तो इसीलिए आपके टर्म ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगी, फेवर भी हो जाएगी। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, जब ये जो हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड की हम बात कर रहे हैं तो जो हमारे कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड हमने पढ़े थे ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है टैरिफ। तो देखो जितना ज्यादा टैरिफ लगाओगे, हम टैरिफ पढ़ चुके हैं है ना, तो ये बोल रहा है कहता अगर और टैरिफ किस पे लगाओगे, इंपोर्ट्स पे लगाओगे, तो जितना ज्यादा आपका टैरिफ लग रहा है इंपोर्ट गुड्स पे उतना ज्यादा टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके लिए फेवर में हो जाएगा। फिर इसने कहा डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन क्या है, आपका करेंसी की वैल्यू कम करना। अब देखो ये चीज है ना, ये दोनों, ये आपके फेवर में भी जा सकती है, ये अनफेवर में भी जा सकती है। टर्म्स ऑफ ट्रेड कब फेवर में होंगे, डिवैल्यूएशन के कारण। अगर डिवैल्यूएशन करने से आपके एक्सपोर्ट की डिमांड बढ़ी है और इतनी बड़ी है कि जो आपके प्राइसेस कम हुए हैं ना, जिस मतलब इसके कारण देखो आपके प्राइसेस तो कम होंगे ना। अब ये बोल रहा है, कहता है कि आपके जो प्राइसेस कम हुए उससे जो आपको लॉस होगा, अगर वो चीज कंपेंसेट कर दी जाए डिमांड बढ़ने से, आपके डिवैल्यूएशन होगा तो आपके प्राइसेस घटेंगे। प्राइसेस हमने इसीलिए किया था ना, डिवैल्यूएशन हम करते क्यों, ताकि हम डिमांड बढ़ा सकें। डिमांड कैसे बढ़ती है, क्योंकि डिवैल्यूएशन करने से आपके जो प्राइसेस हैं वो घटते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा है, कहते हैं कि अगर आपके डिवैल्यूएशन करने से डिमांड इतनी बढ़ जाए कि आपके जो प्राइसेस कम होने के कारण जो आपको नुकसान हुआ था उसको कंपेंसेट कर ले तो टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवर में होंगे। अगर वो कंपेंसेट नहीं कर पा रहा है तो वो चीज अनफेवर में चली जाएगी। ठीक है, समझ गए ना? यस मैम। अगला पॉइंट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब देखो कहता है कि ना आपको जैसे कि डिवैल्यूएशन वाली बात करूं, डिवैल्यूएशन से भी कोई सर्टेनिटी नहीं है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड पे पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी कोई शॉर्टेज नहीं होती कि किस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से देखो सबसे पहली बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, है ना। पर कैपिटा इनकम बढ़ने से आपको पता है आपकी जो इंपोर्ट्स की डिमांड है वो बढ़ती है, क्योंकि आपके पास परचेसिंग पावर आती है, आपके पास परचेसिंग पावर आती है तो आप इंपोर्ट्स की डिमांड ज्यादा करते हो। और इसको यहाँ पे नाम दिया गया है डिमांड इफेक्ट। क्या बोला मैंने कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण आपकी डिमांड बढ़ती है इंपोर्ट की, और इसको हमने नाम दिया डिमांड इफेक्ट। दूसरी चीज कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आपकी जो कंट्री में प्रोडक्शन भी बढ़ता है, ठीक है,
कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ने के कारण क्या है कि आपके एक्सपोर्ट बढ़ते हैं और इंपोर्ट कम होते हैं, इसको बोला सप्लाई इफेक्ट। अब इन्होंने कहा कि क्या इफेक्ट पड़ेगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टर्म ऑफ ट्रेड पे, वो आपका डिमांड इफेक्ट और सप्लाई इफेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपका डिमांड इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है सप्लाई इफेक्ट से, तो इसके कारण क्या होगा, देखो डिमांड इफेक्ट ज्यादा है आपका सप्लाई इफेक्ट से, दैट मीन्स आपके इंपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे ना, इंपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवर में है। दूसरी चीज इसने बोली कि अगर आपका सप्लाई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है आपका डिमांड इफेक्ट से, तो उस केस में एक्सपोर्ट ज्यादा बढ़ेंगे और आपकी जो टर्म्स ऑफ ट्रेड वो आपके फेवर में जाएगी। ठीक है ना? यस मैम। उसके बाद है पॉलिटिकल रिलेशन। कहते हैं कि टर्म ऑफ ट्रेड को कि आपके पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्री के साथ, ये भी काफी ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशंस दूसरी कंट्री के साथ अच्छे हैं तो वो आपके फेवर में रहेगी, लेकिन अगर आपके पॉलिटिकल रिलेशन किसी दूसरी कंट्री के साथ अच्छे नहीं हैं तो वो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड को अनफेवर में करती है। ठीक है ना, समझ गए? यस तो आपके फैक्टर्स है जो आपके डिमांड को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये है आपका चैप्टर पूरा हो गया टर्म्स ऑफ ट्रेड का, जिसमें हमने क्या क्या किया कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होती हैं, ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड किए हमने, फिर हमने बताया प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, और उसके बाद टर्म्स ऑफ ट्रेड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है मैम। हाँ जी मैम, ये टाइप्स ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड एक बार दोबारा बता दोगे सारे एक्सप्लेन।